गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को एक बार बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं और आपका नववर्ष बहुत शुभ हो और इतना अच्छा शुभ हो कि जितने भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं सभी क्वालिफाई करें सभी। और जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो जो टारगेट है हमारा बेसिकली 2023 में जो आने वाला एग्ज़ाम है प्री, उसके लिए टारगेट है। और टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि सीधे निकलना ही है, ऐसा नहीं है केवल प्री बस निकलना है, हमको निकलना है पूरा क्वालिफाई होना है और एक पोस्ट हमको लेना है। तो जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं बायो से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सातवीं यूनिट है। तो सातवीं यूनिट में हमारा बेसिकली जो दिया गया है वो दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी और बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं। पर ह्यूमन बॉडी जो दिया गया है, ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक शब्द लिख दिया गया है पर है बहुत बड़ा। तो उस ह्यूमन बॉडी को आज हम स्टार्ट करने वाले कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या आता है और कहाँ से स्टार्ट किया जाता है और क्या क्या हमें आज पढ़ना है। तो जो हम बायोलॉजी में पहले टॉपिक लेने वाले हैं बेसिकली वो टॉपिक लेने वाले हैं पाचन तंत्र लेने वाले हैं। पर बायोलॉजी में पाचन तंत्र लेने से पहले हम देखने वाले हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी है तो क्या क्या ह्यूमन बॉडी में हम पढ़ने वाले हैं। चूँकि हमें ऐसा करना है केवल पीएससी प्री के लिए टारगेट करना है, तो हमको प्री के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और वैसा ही याद रखना है जो हमें क्वालिफाई करवा सकें। ना ही हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और ना ही कम पढ़ना है कि यदि आ जाए कुछ तो छूट जाए। तो हमें इतना देख के चलना है कि जितना आ रहा है उतना हमसे बनना चाहिए, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है नॉर्मली। क्लियर? तो जो हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं बेसिकली ह्यूमन बॉडी देखते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ह्यूमन बॉडी में हमें बेसिकली पढ़ना है फर्स्ट नर्वस सिस्टम पढ़ना है, हमको नर्वस सिस्टम पढ़ना है। सेकेंड जो पढ़ना है ऊपर से बस हमें नीचे उतरते चलना है और हमको देखते चलना है कि पढ़ना क्या क्या है। नर्वस सिस्टम। देन हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से, यदि मुख हमें आता है तो मुख से आ जाता है पाचन तंत्र पढ़ना है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है। देन उसके बाद जो आ जाता है डाइजेशन सिस्टम के बाद थोड़ी और नीचे उतरते हैं हम तो आ जाता है हमारा सर्कुलेशन सिस्टम आ जाता है, मतलब परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है। अभी दिए तो एक एक हैं, केवल एक एक लाइन में हमको समझ में आ रहा है कि एक लाइन है, पर इसी को जो हम पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में आता है और यहीं से इतने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कितने क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाते हैं। क्योंकि यही यदि हम देखते हैं तो मेंस में भी यही सिलेबस होता है और प्री में देखते हैं तो प्री में भी यही सिलेबस होता है। पर मेंस में हमें किस हिसाब से पढ़ना होता है, मेंस में हमें पूरा ब्रॉड रूप में देखना होता है कि हमको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। पर प्री में नॉलेज कैसा होना चाहिए? प्री में हमें ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि फैक्ट टू फैक्ट, मतलब ए वाला फैक्ट ए है तो ये ही है, इसका आंसर यह है तो यही है। ऐसा नहीं है कि हमने ये चार चीज़ें पढ़ ली हैं अब देख लेंगे एक ऑप्शन से खेल लेंगे। जो ऑप्शन से यदि खेलना सोचा तो उसके साथ खेल हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो ऑप्शन से खेलना तो कभी नहीं करना। सिस्टम सर्कुलेशन से उसके बाद यदि आते हैं थोड़ी और नीचे आ जाते हैं तो आ जाते हैं हमारा ग्लैंड सिस्टम, ग्रंथियाँ, ग्लैंड सिस्टम पढ़ना होता है। ग्लैंड सिस्टम के बाद यदि हम आते हैं तो ग्लैंड सिस्टम जब कंप्लीट हो जाता है तो स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। उसके साथ जब ये सिस्टम सभी सही तरीके से चल रहे हैं तो बढ़िया है, यदि ये सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो आ जाती है डिसीज, तो हमको पढ़ना होता है डिसीज। और लास्ट क्लास में यदि लास्ट में देखा है 2021 का एग्जाम था, 2021 में एग्जाम था तो 2021 का एग्जाम में इसी से डिसीज से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था आपका पाचन तंत्र से क्वेश्चन आया था, डाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था आपका ग्लैंड से क्वेश्चन आया था, और एक आया था टिश्यू से आया था। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आए थे। अब 4 क्वेश्चन तो आए थे पर 4 क्वेश्चन के लिए हमें मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि 4 क्वेश्चन ही आपको या तो पार करवा देंगे या तो फिर यहीं बैठा देंगे, इसी पोजीशन बैठा देंगे। तो डिसीज पढ़ना है। तो मेनली हमें जो पढ़ना है इन सब चीज़ों को पढ़ना है और इसी पर फोकस करना है। तो जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हम क्या, ह्यूमन बॉडी में
पाचन तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, तो पाचन तंत्र को बहुत हम डिटेल में तो देखेंगे, पर इस तरीके से देखेंगे कि प्री के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पाचन तंत्र जब हम देखते हैं, जो डाइजेशन सिस्टम हम जब देखते हैं, डाइजेशन सिस्टम हम जब देखते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन होती क्या है, क्या बोलता है डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम ये कहता है कि डाइजेशन सिस्टम वह सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारे द्वारा खाया हुआ खाना पाचन करता है, सेकंड उन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है जिनको हम अवशोषित कर सकें, क्योंकि हमारे द्वारा तो हर चीज़ खाया जा रहा है, पर उनको तो अवशोषित करके नहीं काम चलाया जा सकता है, ऊर्जा नहीं प्राप्त की जा सकती, या तो फिर पूरे शरीर का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, या तो अन्य कार्य नहीं किए जा सकते जो हमारे द्वारा खाया जाता है। तो उन पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। मतलब डाइजेशन क्या है, बेसिकली तोड़ना, पदार्थों को तोड़ना ही डाइजेशन है, और उन पदार्थों में तोड़ना है जिनको हमारा शरीर अवशोषित कर सके। सेकेंड, अब आ जाता है डाइजेशन सिस्टम। जो हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो कार्य और कैसे बना है, स्ट्रक्चर, दोनों हम इसी के साथ देखते जाएंगे, और वहां से सीधे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कुछ नहीं, होती है, यहां से क्रिया होती है पाचन की स्टार्ट। तो जो हमने
और एक
क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो आप सीख जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे पेप्सिन तो पेप्सिन और रेनिन का कार्य होता है कि जहां भी जो हमारे खाना खाया है, जो खाना खाया है उसमें उपस्थित यदि प्रोटीन है, इन यदि जुड़ गया तो वह प्रोटीन का ही पाचन करेगा। याद रखो वो प्रोटीन का ही पाचन करेगा। और रेनिन का कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि रेनिन के द्वारा किसका पाचन किया जाता है। तो रेनिन के द्वारा सबसे पहले प्रोटीन का पाचन किया जाता है, पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है इसके द्वारा किसका कन्वर्जन किया जाता है। तो किसका कन्वर्जन किया जाता है, इसके द्वारा कन्वर्जन किया जाता है केजीनोजन को, केजीनोजन का केजीन में कन्वर्ट किया जाता है, केजीन में कन्वर्जन किया जाता है। क्लियर। और ये उपस्थित होता है, ये प्रोटीन उपस्थित होता है, दूध में उपस्थित होता है। क्लियर। देन पेप्सिन का हमने बोला प्रोटीन का ही कन्वर्जन करना है। आपके द्वारा जो भी प्रोटीन खाया जाएगा तो उस प्रोटीन को कन्वर्ट करके उन पदार्थों में तोड़ने का काम करेगा जिन पदार्थों से प्रोटीन बना है। क्योंकि पाचन क्रिया ही कैसी क्रिया है, पाचन क्रिया तोड़ने वाली क्रिया है। आपने जो खा रहे हैं ना वो पूरा यौगिक खा रहे हैं, एक कंपाउंड खा रहे हैं, पर बना जिससे है उस तक हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा ये, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा ये पेप्टोन में। और ये पूछा भी जाता है कि प्रोटीन का किस में कन्वर्जन होता है, कहां पर, स्टमक में। तो स्टमक में कहां कन्वर्जन होता है और कैसे कन्वर्जन होता है। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पेप्टोन में कन्वर्जन होता है और केजीनोजन का केजीन में कन्वर्जन होता है। क्लियर। यहां तक हमने केवल अभी दो कन्वर्जन देखे हैं। दो कन्वर्जन कैसे देखे हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन देखा, दूसरा किसका कन्वर्जन देख लिया, प्रोटीन का कन्वर्जन देख लिया। अब किसका बचा है, फैट का कन्वर्जन बचा है, मतलब परिवर्तन बचा है। अब परिवर्तन फैट का कैसे होगा, परिवर्तन फैट होगा, ये परिवर्तन होगा इसके द्वारा होगा। कहां पर, यहां से जैसे ही जो यहां पर भोजन होगा, भोजन अब पहुंचेगा आंत में पहुंचेगा, क्योंकि आहार नाल से होते हुए जा रहे हैं तो आहार नाल में पहुंचेगा, आहार नाल की आंत में पहुंचेगा। तो जो पाचन होगा वो बेसिकली छोटी आंत के प्रारंभिक भाग। अब देखो जब मैंने यहां पर प्रारंभिक भाग लिखा वहां से पहला क्वेश्चन आ गया कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या होता है। तो प्रारंभिक भाग होता है जो अभी मैं लिखने वाला है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में पाचन, ड्यूडेनम में पाचन होगा। तो छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ड्यूडेनम में पाचन होगा। ड्यूडेनम क्या कहलाता है, तो ड्यूडेनम यहां देखो, जब इसको हम यहां से जो भोजन, यहां से जो भोजन चलेगा, यहां से जो भोजन चलेगा, यहां पर जो भोजन कहलाएगा, पाचन के बाद जो भोजन कहलाएगा उसको, पाचन के बाद भोजन को कहा जाएगा काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि काइम कहां पर निर्मित होता है। या तो अमाशय में पाचन के पश्चात निर्मित भोजन को क्या कहते हैं, तो अमाशय में पाचन के पश्चात निर्मित भोजन को कहते हैं काइम। इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको पता है वहां पर HCl स्रावित हो रहा है तो आप खुद बताओगे एसिडिक होगा। और उसी एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत अच्छा निर्माण किया गया हमारे शरीर में कि क्या, एक बेसिक रिलीज होता है। बेसिक रिलीज क्या होगा, बेसिक मतलब क्षार रिलीज होता है जो कि यहां पर एक उपस्थित रहता है, यहां पर एक ऑर्गन उपस्थित होता है जिसे पेनक्रियास अग्नाशय कहते हैं। और एक ऑर्गन, एक हरा सा छोटा सा आपको ऑर्गन दिख रहा है, बाइल जूस, या तो गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यहां से लिवर से बाइल जूस निकलेगा, यहां से एक जूस निकलेगा जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इन दोनों द्वारा जो एसिडिक हमारा भोजन हो गया है उसको कैसा कर दिया जाएगा, क्षारीय कर दिया जाएगा। अदरवाइज हमको क्या करना होता कि हर बार, यदि ये सिस्टम नहीं होता तो हर बार खाने के बाद क्या पीना पड़ता, इनो। ठीक है, जेब में एक इनो तो रखना ही पड़ता। तो उस इनो की दिक्कत कैसे खत्म हुई है, इस बाइल जूस के द्वारा। तब यहां पर देखते हैं कि यहां पर पाचन कैसे होता है। तो यहां पर पाचन ऐसे होता है कि सबसे पहले
जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस होता है, बाइल जूस निर्मित होता है, बाइल जूस निर्मित होता है किसके द्वारा? ये निर्मित होता है लिवर के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब छोटी आंत के ड्यूडेनम में यहां पर पाचन हो रहा है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में पाचन हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि बाइल जूस कहां से निर्मित होता है? बाइल जूस कहां से निर्मित होता है? लिवर के द्वारा। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अभी केवल हमें इतना देखना है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि हम फिर जब ग्रंथियां देखेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। केवल अभी यहाँ पर पाचन बस देखना है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्यों होती है क्षारीय? इसलिए होती है क्योंकि जो भोजन आ रहा है उसको क्या कर दे? पाचित कर दें और उसको क्षारीय प्रकृति में कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें एंजाइम होते क्या नहीं होते? तो इसमें एंजाइम नहीं होते, इसमें एंजाइम नहीं होते, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका और आंसर क्या है? बाइल जूस में एंजाइम होते हैं, तो बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते। कार्य क्या है बाइल जूस का? बाइल जूस का कार्य है कि जो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस, सेकेंड पाचन हो रहा है तो पहला बाइल जूस निकलेगा। कहां से निकलेगा बाइल जूस? बाइल जूस यहां से लिवर से निकला, गॉल ब्लैडर में हुआ और गॉल ब्लैडर से पहुंचा यहां पर रहता है, यहां पर एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम रहता है पैनक्रियास। यहां से दोनों मिलकर पहुंच जाएंगे ड्यूडेनम में। क्लियर? अब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस होता है, इनमें 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम। पैनक्रियाटिक जो जूस होगा ये निकले जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किस जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो यही जूस होता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। जिसे हमने कौन सा जूस कहा? पैनक्रियाटिक जूस कहा। जिसे हमने पैनक्रियाटिक जूस कहा, इस जूस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। क्यों कहा जाता है? एंजाइम कहलाता है या तो कौन सा रस कहलाता है? तो रस कहलाता है, पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है। क्लियर? अब ये पाचन कैसे कर रहा है? तो यहां कैसे पाचन करता है देखो। सबसे पहले जो ट्रिप्सिन होगा, सेकेंड एमाइलेज होगा, थर्ड लाइपेज होगा। ट्रिप्सिन करता है जो ऊपर, ट्रिप्सिन है जो इन लगा हुआ है, तो किसका कन्वर्जन करेगा? प्रोटीन का। अब जो ऊपर बना हुआ है बेसिकली प्रोटीन से क्या बन गया था? पेप्टोन बन गया था। उस पेप्टोन का कन्वर्जन करेगा। उस पेप्टोन का कन्वर्जन किस में करेगा? पेप्टोन का कन्वर्जन करेगा पॉलीपेप्टाइड में। उस पेप्टोन का कन्वर्जन करेगा पॉलीपेप्टाइड में। कौन? ट्रिप्सिन। क्लियर? सेकेंड एमाइलेज, सेकेंड आया एमाइलेज। अब भी हमने देखा कि एमाइलेज किसका कन्वर्जन करता है? एमाइलेज कन्वर्जन करता है हाँ कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का ही कन्वर्जन करेगा एमाइलेज। जो कन्वर्जन करेगा वो कन्वर्जन करेगा कार्बोहाइड्रेट का ही कन्वर्जन करेगा, स्टार्च का ही कन्वर्जन करेगा, स्टार्च का कन्वर्जन करेगा किसी भी शुगर के फॉर्मेट में, शुगर के फॉर्मेट में कर देगा। क्लियर? मतलब कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन करेगा। देन जो पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है वो करेगा लाइपेज, लाइपेज कन्वर्जन करेगा। यह लाइपेज जो कन्वर्जन करेगा, यह लाइपेज कन्वर्जन करेगा, सिंपल पी से ही याद करना है, पेज है तो याद कर लो, फैट, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब यदि पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फैट का कन्वर्जन किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है।
या फैट का फॉर्मेशन किससे होता है? तो जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि तोड़ रहे हैं ना, है ना, फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल, उससे निर्माण किसका होगा? फैट का। जैसे प्रोटीन का भी हम अभी तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, लास्ट में प्रोटीन का जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन, वो कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूर्ण पाचन किया, यहां पर प्रकृति कैसी हो गई, यहां पर क्षारीय इसकी प्रकृति हो गई। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कि ड्यूडेनम में भोजन की प्रकृति कैसी हो जाती है? तो प्रकृति कैसी होता है? जेजुनम क्या कहलाता है? ए भाग कहलाता है आपका, जेजुनम कहलाता है। और जेजुनम पूछा जाता है किसका भाग होता है? भाग क्लियर? कौन सा है? जेजुनम। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि जेजुनम किसका भाग है। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट कर रहे हैं, तो हमको यही पता होना चाहिए कितनी लंबी होती है। ठीक है, या तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं। तो ओनली जो डायमीटर है, क्वेश्चन आ चुका है कि किसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है? तो डायमीटर होता है, मतलब उसका व्यास होता है, इस कारण से उसको डायमीटर छोटा होता है। ठीक है, इस कारण से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि यदि इसकी लंबाई की विषय में बात की जाती है तो इसकी लंबाई काफी लंबी होती है। उसकी जो बड़ी आंत, यहाँ पर जो बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत से काफी लंबी होती है, बड़ी आंत से काफी लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग होती है, इसकी लंबाई होती है 21 से 22 फीट, 21 से 22 फीट। अब पूछा जाता है पूरी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? पूरी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 30 से 32 फीट तक पूरी आहार नाल की लंबाई होती है, 30 से 32 फीट। तो आहार नाल में हमने किस किस को इंक्लूड कर दिया है? आहार नाल में हमने सबसे इंक्लूड कर दिया किसको? सबसे पहले हमने नेक्स्ट, अब यहाँ पर पाचन देखते हैं, जेजुनम में पाचन देखते हैं। जेजुनम में पाचन कैसे होता है? जेजुनम में पाचन ऐसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बेसिकली जेजुनम में जो पाचन चलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पर हमने विशेषताएं देखी है। सेकेंड भाग कौन सा होता है? पहला भाग हो जाएगा। सेकेंड भाग कौन सा होता है? जेजुनम। और थर्ड भाग होता है इलियम। थर्ड भाग होता है पाचन होता है। यहाँ पाचन करने के लिए एक रस निकाला जाता है, जिस रस को बोला जाता है स्मेल। स्मॉल को सीधे सीधे कैसे याद रखना है? स्मेल, स्मेल। एस फॉर होता है सुक्रेस, एम फॉर होता है माल्टेस। एंजाइम जितने भी हैं, एंजाइम जितने भी हैं उनको कैसे याद रखना है? उनको याद रखना है एज लगा के याद रखना, एज। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इनमें से एंजाइम कौन सा है या तो खाद्य पदार्थ कौन सा है। क्यों? आप क्वेश्चन देखो, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन होता है
सभी अंगों को कार्य करने के लिए जो आपके द्वारा खाना खाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं केवल एक अंग तक ही पहुंचाना चलाना है, सभी अंगों तक, जहाँ तक नहीं पहुंचना जाता है वहाँ डेड अंग हो जाता है। कारण देखा है आपने, यदि आपने यहीं पर एक रस्सी बांध दी, ठीक है, यहाँ ब्लड फ्लो बंद, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है, ब्लू होगा, काला होगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे वो ऑर्गन। क्यों खत्म हो रहा है? इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि जो वहाँ पर ब्लड आ रहा है, ब्लड क्या लेके आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट लेके आ रहा है, प्रोटीन लेके आ रहा है, सभी सब्सटेंस लेके आ रहा है तरीके से। तब यहाँ पर पाचन जो चाहे ग्लूकोज हो चाहे गैलेक्टोज हो, दोनों ही किसके फॉर्म होते हैं, दोनों ही फॉर्म होते हैं अवशोषण के पश्चात होता है जो भोजन उपयोग किया गया। क्या बचता है? अब भोजन जितना अवशोषित हो गया है, भोजन जितना हमने क्या कर दिया है, जितना खा लिया, जितना अवशोषित हो गया है, अब उसको यूज भी यूटिलाइज भी हमने कर दिया। अब इसके पश्चात कुछ भोजन बचेगा जो अपाचित रह गया था, तो ये अपाचित भोजन कहाँ जाएगा? अपाचित भोजन जाएगा बड़ी आंत में जाएगा, वहां से एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीशन हो जाएगा उसका, उत्सर्जन। तो 5 प्रक्रिया हुई। सबसे पहले पूरे पाचन में हमने 5 प्रक्रिया देखी। पहली प्रक्रिया क्या हुई? अंतर्ग्रहण। पहले हमने उठा के रखा भोजन को। सेकेंड, जैसे ही उठा के रखा आपने स्टार्ट किया, क्या चबाना स्टार्ट किया, और यहां से लेके आपके यहां पर छोटी आंत तक क्या होगा? केवल पाचन ही होगा। तो सेकेंड क्रिया क्या हो गई? पाचन। छोटी आंत में जैसे ही पाचन हुआ तो पाचन के पश्चात क्या हुआ? उसका अवशोषण होगा। अब अवशोषण तो होगा क्योंकि कन्वर्जन ही अवशोषण के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्या होगा? जैसे ही वहां पर अवशोषण हुआ तो अवशोषण क्यों हो रहा है? उपयोग करने के लिए हो रहा है ना। तो उपयोग करने के लिए उसका अवशोषण हुआ, मतलब क्या कहलाया? सौंगीकरण कहलाया। उसका मतलब क्या कहलाया? सौंगीकरण कहलाया। सौंगीकरण के पश्चात देखा कि जो अपाचित भोजन रह गया था उसको क्या? एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन हो गया। इस प्रकार से 5 प्रक्रियाओं में, 5 स्टेप्स में पूरी पाचन की घटना संपूर्ण हुई। क्लियर? इसमें जो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? एज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में उपयोग होता है। इसकी लेंथ पूछी जाती है तो सबसे पहले डायमीटर तो आपको दिख ही रही है, डायमीटर कारण इसको बड़ी बोल रहे हैं। क्लियर? सेकेंड, इसकी लेंथ है तो ज्यादा 5 से 6 फीट इसकी लेंथ होती है। 5 से 6 फीट इसकी लेंथ होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण पाचन, एक बार हम फटाक से आगे से लेके पूरे अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। वहां फटाफट क्वेश्चन क्या क्या देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और इसको समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डाइजेशन देखा। तो डाइजेशन क्या कहलाता है? बेसिकली जो हमने खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उनको ऐसे पदार्थों में तोड़ना या तो परिवर्तित करना जो अवशोषित किए जा सके। क्लियर? और उसको कार्य में लाया सके। देन जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख से प्रारंभ क्या हो जाता है? आहार नाल। और कहां तक चलता है? आहार नाल चलता है आंत तक पूरा। क्लियर? आहार नाल, फिर इसके बाद क्या है? ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आंत, तो आंत दोनों। क्लियर? देन क्या आ जाता है? उसके बाद हम देखते हैं मुख देखते हैं। तो मुख में क्या क्या देखने मिलता है? मुख में हमें सबसे पहले देखे दांत देखने मिल रहे हैं। तो विषमदंती दांत है। कितने प्रकार के दांत है? 4 प्रकार के दांत, ICPM। क्लियर? अब ICPM भी संख्या कितनी है? टोटल हमें याद रखनी है कि 20 बच्चों में होती है और बड़ों में कितनी होती है? 32 बड़ों में होती है। क्लियर? जिसमें जो 20 हो रहे हैं उसमें क्या नहीं है? प्रीमोलर नहीं है। तो हमको याद क्या रखना है? हमको याद ये रखना है कि प्रीमोलर उसमें नहीं होता। क्लियर? उसमें प्रीमोलर नहीं होता। देन उसके बाद हमने क्या याद रखना है कि यहाँ पर दांत है। दांत के बाद हमने चबाना स्टार्ट किया। दांत के बाद बाजू में यहाँ पर ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथि होती हैं? लार ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। क्या सिक्रीट किया जाता है? एंजाइम सिक्रीट किया जाता है। एमाइलेज एंड टाइलिन सिक्रीशन किया जाता है। एमाइलेज एंड टाइलिन जो सिक्रीशन किया जाता है, एमाइलेज एंड टाइलिन क्या करते हैं? पाचन में सहायता करते हैं। और किसका? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो नॉर्मली हम जो खाना खा रहे हैं, स्टार्च, इतना तो ऐसा स्टार्टिंग खाना का हमारे स्टार्ट किससे होता है? चावल से ही होता है नॉर्मली। यानी हमारे पूरे भारत की जनसंख्या है वो चावल पर ही जीवित है। ठीक है? भोजन में बोलते हैं कि आज खाना नहीं खाया, चावल नहीं खाया, तो पेट ही नहीं भरता है ना। तो इस कहां से उतना याद रखो बस, कार्बोहाइड्रेट का। सेकेंड, यहां से होते हुए कहां पहुंचा? यहां से होते हुए आपकी ईसोफेगस में कोई पाचन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन कहां पहुंचेगा? थर्ड क्वेश्चन हमें याद रखना है कहां, हाँ, इंतजार करना है कहां तक पहुंच जाए? अमाशय तक। जैसे ही अमाशय तक भोजन पहुंचा तो वहां कितने घंटे? लगभग 4 घंटे भोजन रहा। क्लियर? इसलिए ग्लूकोज पिलाया जाता है भोजन के, यदि कोई बेहोश हो जाए, भोजन नहीं खिलाया जाता। क्लियर? देन यहां पर क्या है? मौज। यहां पर कौन सी ग्रंथियां हैं? मौज, म्यूकस, ऑक्सेंटिक सेल एंड जाइमोजिन। इन तीनों को जो रस स्रावित करते हैं उसको बोलते हैं जठर रस। इस रस को बोला जाता है क्या? जठर रस कहा जाता है। इस रस को कहा जाता है जठर रस। जठर रस नॉर्मली आपने सुना होगा, शब्द सुना होगा जठर अग्नि, है ना। उसका मतलब क्या होता है? पेट में भूख लगी है, जब हम बोलते हैं पेट में क्या लगी हुई? आग लगी हुई है नॉर्मल। तो क्या है? वर्ड कहां से निकल के आया? यहीं से निकल के आया। क्लियर? जठर रस। उसके बाद इसे गैस्ट्रिक जूस ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब नॉर्मल गैस्ट्रिक जूस कैसे याद करें? HCl कहां बन रहा है? HCl यहीं पर बन रहा है, स्टमक में बन रहा है ना। और HCl के बनने के कहां क्या होती है? गैस होती है, गैस बनती है शरीर में।
ठीक है। HCl यदि एसिडिक ज्यादा हो रहा है तो बोलते हैं ना एसिडिटी हो रही है, और उसके एसिडिटी हो रही है तभी तो इनो लिया जाता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। जठरस को ही गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। देन यहां पर पाचन हुआ, यहां पर पाचन किस किस का पाचन होगा, यहां पर पाचन होगा एक प्रोटीन का पाचन होगा और दो प्रोटीन का ही पाचन होगा बेसिकली। ऊपर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, यहां पर क्या पाचन होगा, यहां प्रोटीन का पाचन हुआ। तो दो एंजाइम हमें यहां देखने मिलते हैं, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। तो हमको इसका याद रखना है कि पेप्सिन किस में कन्वर्ट कर रहा है, और याद ये भी रखना है कि रेनिन किस में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर। तो पेप्सिन किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है। रेनिन किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैजीनेजन को कैजीन में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर। ये बच्चों में स्त्राव ज्यादा होता है रेनिन। क्लियर। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्त्राव ज्यादा होता है। देन जो उसके बाद पाचन कहां हुआ, यहां पर पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन। उसके बाद छोटी आंत में पहुंचे, छोटी आंत के किस वाले भाग में, ड्यूडेनम वाले भाग में। अब पूछा जाता है कि ड्यूडेनम छोटी आंत का वह भाग जो यू आकार का शेप, क्यों, क्योंकि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग इस तरीके से ही घूमता है, यू आकार का शेप लेता है, फिर यहां से इस तरीके से हो जाता है। क्लियर। तो यू आकार का शेप भाग क्या कहलाता है, आपका ड्यूडेनम आता है। और कायम का नेचर कैसा होता है, कायम का नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है। उस एसिडिक नेचर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, क्षारीय प्रकृति में कन्वर्ट करने के लिए दो जूस स्रावित होते हैं। एक जूस कहां से स्रावित होता है, एक स्रावित होता है आपके लिवर से, गॉल ब्लैडर में एकत्र होता है, पहुंचता कहां पर है, ड्यूडेनम में। क्लियर। और एक और पैनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है, वो कहां पहुंचता है, वो भी साथ में पहुंचता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, कितने एंजाइम होते हैं, 3। तालमेल करने के लिए 3 एंजाइम होते हैं, तालमेल करने के लिए और उसको प्रोवाइड करने के लिए, बेस प्रोवाइड करने के लिए। यहां यहां पर जैसे ही काम हो गया, यहां पर जैसे ही काम हो गया, यहां पर पाचन हो गया, तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पर खिसक जाएगा, मतलब भोजन यहां खिसक जाएगा और यहां पर पाचन होगा। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका जेजुनम वाला भाग कहलाएगा, जेजुनम में। क्लियर। अब जेजुनम में पूर्ण पाचन हो जाएगा। यहां पर एक रस स्रावित किया जाता है जिसे आंती रस कहा जाता है। इस आंती रस में कितने एंजाइम, कौन कौन, क्लियर। इसके सुक्रोज को करेगा ग्लूकोज में, माल्टेस याद नहीं करना, यहां पर देख लो। तो तीन तो फॉर्म किसके हैं, ग्लूकोज के फॉर्म है। ठीक है। 2 फॉर्म, एक अलग है प्रोटीन का, पेप्टो, क्योंकि उसको भी तो कन्वर्ट करना है ना, जो करना है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में तो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही परिवर्तित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया, मतलब 4 आप हैं, एक बाकी 4 लोगों के बराबर खाना खा रहे हैं, तो कहां जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट, काम एक भी नहीं करना है मतलब, तो कहां जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कारण से सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन होता है, किसका कन्वर्जन होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन होता है। क्लियर। देन यहां पर 3 फॉर्म आपको ग्लूकोज के दिख रहे हैं और 2 फॉर्म किसके दिख रहे हैं, एक प्रोटीन का दिख रहा है और एक फॉर्म दिख रहा है आपका फैट का। क्लियर। यहां पर अवशोषण हुआ, यहां पर अवशोषण के बाद क्या हुआ, सौंगीकरण हुआ, सौंगीकरण के बाद एक्सक्रीशन हुआ और यहां पर संपूर्ण पाचन जो आपने भोजन लिया है उसका संपन्न हो गया। क्लियर। तो हमारा पूरा पाचन रहा। अब इसको कल हमें इसके विषय में क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और आपसे ही पूछेंगे बेसिकली कि इसके आंसर क्या है। क्लियर। क्योंकि देखो ये जो मेंस का है वो 3 से 4 क्लास का जो टॉपिक रहता है प्री में, क्योंकि हमको याद करना है, याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। क्लियर कि इसका आंसर यही है, तो उस हिसाब से ही चल रहे हैं कि आपको बार बार आप पढ़ना ना पड़े। नॉर्मली यदि एक बार यहां पढ़ लिया तो सब समझिए खत्म, अब नहीं पढ़ना हमको। तो ये आज की क्लास रही जिसमें पाचन तंत्र हमने पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।